नमस्कार। आरएस राजस्थान इतिहास की जो प्राचीन राजस्थान की सीरीज अपनी चल रही थी वो पिछले सत्र में समाप्त हो चुकी है राजपूतों की उत्पत्ति नामक अध्याय के साथ। आज के इस सेशन में मैं एक नई सीरीज आरंभ कर रहा हूँ राजस्थान के इतिहास में, आधुनिक राजस्थान। बीच का जो पोर्शन है मध्यकालीन राजस्थान, उसको मैं इस वजह से थोड़ा सा ड्रॉप कर रहा हूँ कि क्योंकि ये ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पोर्शन है, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं, काफ़ी वेटेज है आधुनिक राजस्थान का। तो चूंकि आप उसे पहले पढ़ लीजिए, फिर अपन जो राजवंश है, हालांकि सही तरीका यही कि पहले प्राचीन राजस्थान लिया जाए, फिर मध्यकालीन राजस्थान लिया जाए, उसके बाद फिर हम बात करें आधुनिक राजस्थान की। लेकिन अब चूंकि ठीक है, मैं सीधा बात कर रहा हूँ आधुनिक राजस्थान में। आधुनिक राजस्थान से हमारा परिचय जो होता है वो होता है 1818 की संधियों से। तो आधुनिकता का मतलब या मॉडर्निटी का मतलब या मॉडर्न राजस्थान का मतलब ही इतना सा है, जब राजपूत नरेशों ने मुगल राजवंश के पतन के पश्चात ब्रिटिश संरक्षण यानी कि EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश राज सत्ता का प्रतीक था भारत के अंदर, उसका संरक्षण स्वीकार कर लिया। या मैं यूं कहूं कि राजपूतों को एक आदत पड़ चुकी थी राजपूत आने को कि उन्हें अपनी स्वायत्तता नहीं पसंद थी, उन्हें किसी एक संरक्षक की आवश्यकता थी ताकि वो अपने आप से विवादों, होता ना कुछ लोगों को पंच पटेलों पंचायतों की आवश्यकता पड़ती, पंच पटेल की मोहल्ले में किसी के, भाई वो विवाद खुद नहीं सुलझाएंगे, वो पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को, अपने घर के बुजुर्गों को शामिल करेंगे उसके अंदर। तरीका ये है कि यदि आपका आपस का झगड़ा बैठिए, मिल बैठिए, लेकिन नहीं, संभवतः यही राजपूताने के राजपूत नरेशों पर, क्षत्रियों पर यह बात लागू हो सकती है कि आपने बजाय अपने विवादों को सुलझने के पुनः एक वही दो बिल्लियों के बीच में बंदर को आप मौका दे रहे हो। पक्की बात है, आपके आपसी झगड़ों में वो बंदर मजा लेगा जो EIC के रूप में हमारे सामने आता है। तो आधुनिक राजस्थान का जो आगाज है वो मैं आरंभ कर रहा हूँ 1818 की संधियों से, जब ब्रिटिश कंपनी का आपने संरक्षण स्वीकार किया, यानी कि अंग्रेजों ने संरक्षण स्वीकार किया। राइट, एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने निकल कर आती है वो ये आती कि चूंकि जब इस अध्याय को आप लोग पढ़ते हैं या जब आपको हम जैसे लोगों द्वारा पढ़ाया जाता है तो कुछ गलतियां यहाँ पर रख दी जाती हैं। आइएगा मैं सीधा अपनी बात को शुरुआत करता हूँ। सॉरी, अध्याय है अपना राजपूताना ब्रिटिश संरक्षण में। याद रखिएगा, अब जब हम ब्रिटिश संरक्षण की बात करें तो यहां पर एक बात जाहिर से निकल कर आती है, EIC। जब जब भी आप EIC का नामकरण देखें तो आपके जहन में एक ही बात आएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी, यही बात आपके सामने, आपके जहन में बात निकल कर आएगी। तो राजपूताना ब्रिटिश संरक्षण में ये अपना अध्याय है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही है। अब जनरली जब हम बात करते हैं इस अध्याय की तो आपके सामने शुरुआत होती है 1818 की संधियों से, करौली, कोटा, जोधपुर, उदयपुर और अंतिम सिरोही। लेकिन माय डियर, बात सिर्फ यहीं तक की नहीं है। पहली बात तो इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा, वरना क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल फेक कराओगे अपने एग्जाम में। बात सिर्फ यहीं तक की नहीं है। मुद्दा क्या है, जब हमने बात करी है तो 3 चरणों में राजपूताना ब्रिटिश संरक्षण में जाने का प्रयास करता है, लेकिन स्थायी तौर पर संपूर्ण राजपूत नरेशों को सफलता प्राप्त होती है 1818 के दौर में, जिनको हम परमानेंट ट्रीटीज या स्थायी सहायक संधियां कह सकते हैं। इससे पहले के जो 2 चरण थे वो या तो स्वीकार नहीं किए गए, स्वीकार किए गए तो बाद में रद्द कर दिए गए। जनरली इन बातों पर आप पर प्रकाश नहीं डाला जाता है। और इसी संदर्भ में आपको ये बात समझना होगा कि जो तथ्य आपको बताए जाते हैं, जो कारण आपको गिनाए जाते हैं कि ब्रिटिश संरक्षण क्यों स्वीकार किया, मराठा लूटपाट और पिंडारी मराठा आक्रमण और पिंडारी लूटपाट की वजह से, वहां पर भी एक पेंच फंसा हुआ है। क्लियर? तो ये बात तो खैर जग जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं कि 1562 से लेकर, याद रखिएगा,
1562 से लेकर अंग्रेजों की समाप्ति, अंग्रेजों की मतलब माफ करना, ब्रिटिश मुगल साम्राज्य का आप एक तरह से जो अंतिम वक्त कह सकते हैं, आप 1757 तक मोटे तौर पर आ जाइए। 1757 भी नहीं तो 1720 तक आप मोटे तौर पर आ जाइए, जब आप कहेंगे जब मुगलों का शासन था मोहम्मद शाह रंगीला का। क्योंकि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ बड़े कंपटीशन में आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी आगे बढ़ पाना इतने लंबे दौर में। जबकि आप जानते हैं कि जनवरी 1562 में सबसे पहले आमेर के जो राजा भारमल हैं, ये संपूर्ण राजपूताने के प्रथम राजपूत नरेश हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। से लेके संपूर्ण राजपूताना 1720 तक तो मुगलों के संरक्षण में रहा। अब आपको ये बात मालूम होगा कि मतलब क्या कहना चाहिए इसको, जून 1757 में जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया और प्लासी के युद्ध के अंदर ब्रिटिश राज की पहली बार बंगाल में स्थापना हमें नजर आती है। तो इसके पश्चात एक खलबली सी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजपूताने का ढांचा था वो बड़ी दिक्कत वाला ढांचा था। क्या था उसको भी एक बार आप देखिएगा। राजपूताने के ढांचे की यदि बात करूं तो एक तो हो गया आपका किंग, यानी कि सम्राट, राजा। लेकिन राजा की जो ताकत थी, जिसमें आप सेना कहेंगे और आप मतलब आप राजकोष कहेंगे, तो राजकोष के लिए असल में आवश्यकता किस चीज की है? धन की, टैक्सेस की। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों निर्भर थी सामंतों पर। राजपूताना की समस्या ये थी, राजपूतों के पास कभी कोई केंद्रीय सेना नहीं रही, वो इसके लिए अपने सामंतों पर निर्भर थे। और कर वसूली के लिए भी जो राजपूत नरेश थे वो सामंतों पर निर्भर थे। यानी कि संपूर्ण राजपूताने का प्रशासनिक, आर्थिक ढांचा और सामरिक ढांचा राजपूत नरेशों और उनके जो भाई बंधु, जिनको आप खाप सिस्टम कहते हैं, तो भाई स्वजातीय आप, क्योंकि रक्त कुलीय संबंध थे, उनके सामंतों पर निर्भर थे। यदि ये संतुलन राजपूत नरेश और सामंतों के बीच का जरा सा भी गड़बड़ाएगा, जरा सा भी इधर उधर होगा इनमें, क्योंकि ये स्वामी भक्ति पर डिपेंड है, लॉयल्टी पर डिपेंड है। यदि इसमें जरा सी भी दरार आएगी, आंच आएगी, पक्की बात है राजपूतों की जो ताकत है, नरेशों की सेना और जो टैक्सेस मिल रहे हैं वो मिलना बंद होगा, राजपूतों की ताकत गड़बड़ा जाएगी। तो ताकत इस ढांचे पर डिपेंड थी जो इनके बीच का संतुलित स्वामी भक्ति, याद रखना, एवं सम्मान का जो संतुलन था। स्वामी भक्ति किसके द्वारा? सामंतों के द्वारा। और सम्मान किसके द्वारा? सम्राट के द्वारा सामंतों को। तो स्वामी भक्ति सामंत किसको प्रदान करेंगे? सम्राट को। और सम्राट सम्मान किसको प्रदान करेंगे? सामंतों को। यदि ये बैलेंस बना हुआ है तब तो जी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन यदि ये बैलेंस गड़बड़ा गया, क्योंकि आपस में स्वजातीय थे, अब ऐसा भी कई बार राजपूताने में होता था कि जो सम्राट है वो 5 वर्षीय, 10 वर्षीय, 12 वर्षीय है, और जो सामंत हैं वो उनके रियल काका जी हैं, वो 80 साल के बुजुर्ग, 75 साल के बुजुर्ग हैं। तो कहीं ना कहीं सम्मान उनको आवश्यकता है। होता क्या है कि शुरुआत में जो सम्राट, जो भी राजपूत नरेश थे, वो इस संतुलन को बरकरार नहीं रख पाए, या किसी और वजह से वो योग्य नहीं थे। जैसे कि राजा भारमल, क्योंकि उसने जो सत्ता प्राप्त करी थी वो धोखे से प्राप्त की थी, अपने ही भतीजे की हत्या करके। तो उसको अपने प्रति क्योंकि उसने जो विद्रोह किया, उसने जो बगावत करी, उसने जो राजद्रोह किया, स्वाभाविक ही उसे भी आवश्यकता थी। इसलिए उसने राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली।
अब जब अकबर के संरक्षण में आ गए तो सामंतों की स्थिति दयनीय हो गई, क्योंकि अब राजपूत नरेशों को अपनी सेना के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने टैक्सेस के लिए सामंतों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि उनको उनसे बड़ी सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो चुका है। अब यदि सामंत सम्राट की सत्ता को चुनौती प्रदान करते तो सीधे सीधे मुगलों की सत्ता को चुनौती प्रदान करना था। तो ये एक बड़ा सीधा सहज रास्ता था राजपूतों के लिए, जो उन्होंने बिना सोचे समझे अख्तियार किया। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या निकल कर आया सदियों की इस गुलामी का, इस अधीनता का, कि साहब जो सामंत थे उनके सम्मान में कमी होती चली गई, उन्हें वो रेपुटेशन नहीं मिला, उन्हें वो दर्जा प्राप्त नहीं हुआ राजपूत दरबारों के अंदर जो मिलना चाहिए था। उनकी ऑटोनॉमी स्वायत्तता पर तो नहीं थी, लेकिन हाँ, जो भी उनको सम्मानपूर्वक विशेषाधिकार थे उनमें कटौती हुई। जैसे ही मौका मिला, जैसे ही मुगल सत्ता कमजोर पड़ी, सामंतों ने अपने दांव खेलने चालू किए। अब याद रखिएगा, मुगल सत्ता के पतन के पश्चात अब ब्रिटिश सत्ता, ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय के बीच का जो दौर था वो मराठा दौर था, वो मराठा सत्ता के उद्भव का दौर था। और मराठा, आप लोग जानते हैं, उनकी सत्ता पूरी तौर पर टिकी हुई थी, उनकी इकोनॉमी वो चौथ और सरदेशमुखी जैसे टैक्सेस पर टिकी हुई थी, जो लूटपाट से हासिल हो रहा है। तो जैसे ही मुगल राज सत्ता का पतन हुआ, राजपूत नरेशों के ऊपर जो मुगल संरक्षण था, जो मुगल एक अम्ब्रेला था, वो हटते ही संपूर्ण राजपूताना मराठा अराजकता, मराठा लूटमार का शिकार होता चला गया। जाहिर सी बात है, सामंत इसी मौके की ताक में थे, क्योंकि सदियों से उनके अधिकारों को कुचला गया, उनके सम्मानों को दरकिनार किया गया। अब उन्होंने मराठा सरदारों से हाथ मिलाया ताकि वो राजपूत नरेशों से अपने विशेषाधिकारों की प्राप्ति कर सकें। दर्जा बड़ा राजपूत नरेशों का था, पैसा भी था उनके पास। तो इस दौर में, मुगल सत्ता के पतन के पश्चात और ब्रिटिश सत्ता के उदय के बीच के दौर में, संपूर्ण राजपूताना मराठा अराजकता, मराठा युद्धों, मराठा धावों, मराठा गुटबंदी या मराठा जो धन की डिमांड थी, उनका शिकार होता चला गया। मराठा सरदारों को सामंत भी पैसा देके बुला रहे हैं राजपूत नरेशों के विरुद्ध, और राजपूत नरेश भी मराठा सामंत अपने सामंतों को कुचलने के लिए मराठा सरदारों का साथ ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये दौर पूरी तौर पर मराठा और उनके सहायक पिंडारियों कि लूटपाट, आक्रमण का शिकार हो गया, अराजकता का शिकार हो गया। इस दौर में जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी राजनीतिक, जो एक तरह का कहना चाहिए कलेवर को प्राप्त कर रही थी, राजनीतिक आवरण को प्राप्त कर रही थी, और जैसे ही उसने बंगाल में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित किया, कुछ वर्षों के अंदर राजपूत नरेशों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि यदि हमें अपने सामंतों के विशेषाधिकारों को कुचलना है, सामंतों की मांग को दरकिनार करना है, तो हमें पुनः एक और अम्ब्रेला की, एक और पॉलिटिकल अम्ब्रेला की आवश्यकता पड़ेगी, हमें एक और संरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। इस आवश्यकता ने राजपूत नरेशों को पुनः धकेला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ, क्योंकि उन्हें फिर ये सहज रास्ता नजर आया, जिस प्रकार से जनवरी 1562 में जब राजा भारमल ने, राजपूत आमेर के राजा भारमल ने मुगल संरक्षण स्वीकार करके एक तरह से अमोघ अस्त्र प्राप्त कर लिया था अपने राजपूत सामंतों के विरुद्ध, एक प्रकार का बफर स्टेट या एक शक्ति प्राप्त कर दी कि अब भाई उनके अधिकारों को चुनौती नहीं दे सकता है। इस आवश्यकता ने राजपूत नरेशों को मजबूर कर दिया ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के लिए। तो पक्की बात है कि यहां पर तीन चीजें आपके सामने आ रही हैं, मराठा आक्रमण और उनके सहायक पिंडारी लूटपाट। यद्यपि मैं बता दूं, सर जॉन माल्कम ने पिंडारियों को मराठों के शिकारी कुत्ते की संज्ञा दी है। तो तीन कारण आ गए, मराठा आक्रमण, पिंडारी लूटपाट और सामंतों की उच्छृंखलता। सामंतों द्वारा अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए मराठा सरदारों को धन देकर राजपूताने में आमंत्रित करना। अब होता क्या है, जब आप गाइड्स पढ़ते हैं, कोचिंगों के नोट्स पढ़ते हैं, कोचिंगों में जब आप अध्ययन करते हैं, तो इन दो कारणों पर तो चर्चा की जाती है, मराठा आक्रमण, पिंडारी लूटपाट, लेकिन इस सामंतों वाली बात को दरकिनार कर दिया था, जो कि वास्तविक और तात्कालिक कारण था। और उसकी वजह आप समझ सकते हैं, लैकिंग ऑफ नॉलेज,
हमें पढ़ने की आदत नहीं, क्योंकि हम वही गाइड्स पढ़ रहे हैं जो हमें थोप दिया गया है। इसलिए जब आप और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कंपटीशन, इन क्लासेस को आप फायदा ले सकते हो छोटे कंपटीशन में बेसिकली, लेकिन मैंने ये डिज़ाइन नहीं करी छोटे कॉम्पिटिशन्स के लिए, क्योंकि लेवल जो है वो आपको परेशान करेगा। फिर जब आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तरफ जाओगे, मैं वहाँ पर बड़ा काम का आपके लिए सिद्ध होगा। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि इस ढांचे का सारा मामला टिका हुआ था सम्राट और सामंतों के बीच के संतुलन पर, और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए, इस संतुलन के अंदर राजपूत नरेशों ने सामंतों को अपने अधीन दास की स्थिति में लाने के लिए और स्वयं मालिक बनने के लिए, बेसिकली तो संतुलन पर डिपेंड है, स्वामी भक्ति सम्मान पर। लेकिन अब सम्राटों की इच्छा, जब मुगल संरक्षण चले गए तो वो स्वयं मालिक बनकर, जिस प्रकार से मुगल उनके साथ व्यवहार करते थे, उनकी इच्छा थी कि हमारे सम्राट भी हमारे सामने अब सम्मान से हटकर सेवक की दर्जे पर आ जाएं, और ये सारा मामला टिका रहे आज्ञा और उसके अनुसरण पर। तो आदत ये पड़ गई, सामंत यहां कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि सामंत यदि सम्राट को चुनौती प्रदान करते हैं तो सीधा सीधा मुगल सत्ता को चुनौती थी। अब अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, औरंगजेब हो गया, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला तक तो स्थितियां थोड़ी सी संभली हुई रही। औरंगजेब तक तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि मुगलों के अधीन जो मनसबदार के रूप में राजपूत नरेश काम कर रहे हैं उनको कोई चुनौती प्रदान करे। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला तक भी ये थोड़ी सी ये प्रतिष्ठा बनी रही मुगल सत्ता की। उसके बाद तो स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हुई। तो इस परिवर्तन ने, स्वामी भक्ति सम्मान से जो मालिक और सेवक बनने का जो परिवर्तन था, उसने राजपूत नरेशों की स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित किया, या मैं कहूं कि राजपूतों ने यहां खुद ही कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार लिया। बहरहाल ये तो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुई इस अध्याय की कि क्या वजह रही होंगी। अब जैसा भी मैंने शुरुआत में कहा कि 3 चरणों में राजपूत नरेशों ने ब्रिटिश संरक्षण प्रयास प्राप्त करने के गंभीर प्रयास किए थे। उनके परिणाम क्या रहे, किन किन कालों के अंदर, किन किन अवधियों के दौरान ऐसा हुआ, और उनके कारण क्या क्या थे, और परिणाम क्या निकले, अब हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो बेसिकली एक अध्याय के रूप में हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि ये पहला अध्याय है और मुझे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बनाने में वक्त लगता है, इस भूमिका को बनाने में, और इससे आपकी समझ बढ़ेगी, क्योंकि पूरा जो आधुनिक राजस्थान है फिर वो यहीं पर आपका टिका हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं ये 3 चरण कौन कौन से हैं जहां पर संरक्षण स्वीकार किया जा रहा है। तो अब आप देखिएगा, राजपूताना, EIC के संरक्षण में, ठीक है साहब। EIC का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में। तो मोटे तौर पर ये कहा जाता है कि साहब ये तो राजपूताना यानी कि राजपूत नरेश और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य, EIC के मध्य सहायक संधियां थी। लेकिन जमाना वाकिफ है इस बात से कि जिन्हें सहायक संधियां बोला जा रहा है वो राजपूताने के तमाम सामरिक, प्राकृतिक, राजनीतिक संसाधनों पर ब्रिटिश संरक्षण के आधिपत्य जमाने का कुत्सित प्रयास था, जिसके द्वारा ब्रिटिश सत्ता अपने आप को भारतीय राजनीतिक ढांचे में स्थापित करना चाहती थी। इसीलिए बोला करते थे राजपूत नरेशों को प्राप्त करके। इसके लिए उन्होंने राजपूतों को भुलावे में रखा, बहकावे में रखा, उन्हें बड़ी बड़ी उपाधियां और सम्मान, तोपों की सलामियां देकर इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने जीवन शक्ति की अंतिम बूंद तक राजपूताने का निचोड़ लिया था, और इसका सारा भार राजपूताने की गरीब कृषक जनता पर पड़ा, और वो बिल्कुल त्राहिमाम वाली स्थिति होगी, जिसकी पहली परिणति 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध दबे कुचले राजपूत सरदारों और जनता के विद्रोह के रूप में हमारे सामने आती है। एक बात ये हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राजपूत नरेश जब शिकंजे में बिल्कुल कसते चले गए इन ईस्ट इंडिया कंपनी के, तब राजपूतों को भी जल्दी ही लग गया कि हमने अपनी स्वतंत्रता बेचकर सुरक्षा मोल ले ली, जैसा कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा है।
और इसीलिए कवि बांकीदास राजपूताने का प्रथम नरेश था, प्रथम कवि था, साहित्यकार थे, जिन्होंने ब्रिटिश संरक्षण के दुष्परिणामों के गंभीरता पर राजपूत सरदारों, राजपूत नरेशों का ध्यान आकर्षित करते हुए जन जागृति का शंखनाद किया था। उन्होंने कविता लिखी थी, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, जिसके द्वारा उन्होंने चेताया राजपूत नरेशों और सरदारों को कि आप ये जो मीठी एक गोली दी जा रही है, मिठासपूर्ण शहद की मिष्टी सी मिठास जैसी सहायक संधियों के नाम पर अंग्रेजों के द्वारा, इसके बड़े गंभीर परिणाम आपको होंगे और आप अपना सब कुछ गंवा बैठोगे। लेकिन राजपूत नरेशों को समझ में नहीं आया और अंत बेहतर आप लोग जानते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं आपको एक बात और बतला दूं, कवि बांकीदास ब्रिटिश संरक्षण के, याद रखना, ब्रिटिश संरक्षण के दुष्परिणामों के विरुद्ध ब्रिटिश संरक्षण के दुष्परिणामों के विरुद्ध राजपूत नरेशों को चेताने वाले प्रथम राजस्थानी साहित्यकार थे। याद रखना, प्रथम राजस्थानी साहित्यकार थे। ठीक है साहब। और ये बात भी याद रखिएगा कि कवि बांकीदास ने जिस कविता के द्वारा ये जन जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया, उस कविता का नाम है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इस कविता के माध्यम से कवि बांकीदास ने ऐसा किया था। अच्छा, हालांकि एक नाम और आता है सूर्यमल मिश्रण, लेकिन उन्होंने 1857 की क्रांति में राजपूत नरेशों और सरदारों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ निभाया था उसके विरुद्ध शंखनाद किया था। इन दोनों बातों में अंतर समझना। कवि बांकीदास का संबंध 1818 की संधियों के दुष्परिणामों के विरुद्ध था और सूर्यमल मिश्रण का जो शंखनाद था वो 1857 की क्रांति में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे रहे थे अंग्रेज राजपूत नरेश, उनके विरुद्ध था। और उस सूर्यमल मिश्रण की चेतावनी में यह संदेश भी छिपा हुआ था कि जो गलती आपसे 1818 में EIC का संरक्षण स्वीकार करने से हुई उसे अभी भी आप सुधार सकते हैं, दूर कर सकते हैं। लेकिन राजपूत इस बात के लिए गंभीर नहीं थे और वो गलतियों पे गलतियां करते रहे। बहरहाल, जो मैंने कहा आपको, जिन्हें सहायक संधियों का दर्जा दिया गया है, असल में 3 चरणों में हमारे सामने आती हैं। 3 चरणों में मोटे तौर पर मैं इन तमाम बातों को आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये 2 सत्र में अध्याय चलेगा। पहले सत्र में आज मैं एक आपके सामने पूरा बैकग्राउंड रखूंगा, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप फिर अपन संधियों की बात करेंगे अगले सत्र में। तो यदि हम आपसे जो बोल रहे हैं, आ जाइए, 3 चरणों की बात मैंने आपके सामने रखी है। इन 3 चरणों को आप यहां पर देख लीजिए। ठीक है जी, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण और ये आपका हो गया जी तृतीय चरण। ठीक है सर, आ जाइए। देखो, पहला जो चरण है सहायक संधियों का वो है 1781 से लेकर 99 ईस्वी का दौर। और निश्चित तौर पर आपने ये नहीं पढ़ा होगा। 1781 से लेकर, याद रखिएगा, 99 तक का दौर है। दूसरा जो दौर है वो है 1803 से लेकर 5 ईस्वी का दौर। 1803 से लेकर 5 ईस्वी का दौर। और जो तीसरा दौर है वो है 1817-18 वाला दौर।
इन 3 चरणों में राजपूत नरेशों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां स्वीकार करने का प्रयास किया। आई थिंक आपको बात समझ में आ चुकी है। अब मैं थोड़ी सी बात को अपने और आगे बढ़ाता हूं। ये 3 चरण हैं। अब इन 3 चरणों के समय की समकालीन राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, आपको वो बेहतर समझना होगा, अन्यथा मुश्किल होगी कि इन 3 चरणों के दौरान क्या चल रहा था भारत में और राजपूत नरेशों को ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी। पहली बात तो समकालीन परिस्थितियां क्या थी। जब मैंने आपके सामने पहले चरण की बात करी तो याद रखना, इस समय 1775 से लेकर 82 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जारी था। याद रखिएगा, the first Anglo-Maratha battle was running that time, contemporary Indian politics में। जो सेकंड जो टाइम था, याद रखिएगा, जो द्वितीय चरण है, इसके अंदर 1803 से लेकर 6-5 के दौर में, याद रखना, सेकंड एंग्लो मराठा बैटल चल रहा था। समझिएगा बात को, क्लियर? 2 बातें हो गई। और जो तृतीय चरण की बात है, इस तृतीय चरण में याद रखना समकालीन परिस्थितियां क्या थी। अंग्रेजों ने मराठों एवं पिंडारियों की शक्ति को कुचलकर पूर्णतया समाप्त एवं अपने अधीन कर लिया था। अब आप आइडिया लगाइएगा कि क्या इतना व्यवस्थित अरेंज्ड क्लासिफाइड टीचिंग मेथड इस अध्याय में कहीं देखा है आप लोगों ने? और यही रियलिटी है। आप MS जैन साहब को पढ़ें या गोपीनाथ शर्मा जी को पढ़ें, लेकिन जब आपकी पूरी टीचिंग बिना विवेक के जब टिकी रहेगी इस चीज पर कि जो गाइड्स में दिया हुआ, तो फिर मोटी मोटी बातें होंगी और वो दिक्कत पैदा करेंगी। इन 3 चरणों में सहायक संधियां हुई हैं। अब इनका परिणाम क्या निकला, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपके सामने चर्चा करता हूं। इस सत्र के अंदर बहुत ज्यादा मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य वो तो इस सत्र में पूरे क्लियर हो जाएंगे इस एपिसोड के अंदर आपके। प्रथम चरण का परिणाम पूर्णतया असफल रहा। पूर्णतया असफल यानी कि संधियां नहीं हुई। समझना, यदि मैं इसके परिणाम की बात करूं, संधियां संपन्न हुई, परंतु EIC यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कालांतर में, याद रखिएगा, कालांतर में उन संधियों को पूरी तौर पर रद्द कर दिया। समझ में आ गई बात आपको? पूरी तौर पर रद्द कर दिया। और यदि मैं तृतीय चरण की बात करूं तो यहां परिणाम क्या निकला है, यहां पर स्थायी सहायक संधियां, समझिएगा बात को, स्थायी सहायक संधियां संपन्न हुई। स्थायी सहायक संधियां संपन्न हुई तृतीय चरण में। तो प्रथम चरण का तो क्या बात करना बेकार है, जब कोई मसवदा तो हुआ लेकिन आगे नहीं बढ़ा। अब परिस्थितियां क्या हैं और कारण क्या है, उस बात पर आप प्रकाश डालिए, आपको एक एक बात बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। भाई जब प्रथम चरण चल रहा है, क्योंकि मैंने अभी जब ये सत्र आरंभ किया तब कहा मुगल पतन के बाद और अंग्रेजों के उद्भव से बीच के दौर में संपूर्ण भारतवर्ष मराठा आक्रमण और पिंडारी लूटपाट का शिकार बन गया था। जहां जहां मराठा योद्धाओं के पैर पड़े वहां पर
सिवाय आर्थिक लूटपाट या बर्बादी के शेष कुछ नहीं था। इस बात से राजपूताना भी त्रस्त हुआ, क्योंकि मैंने कहा कि अब यदि मैं वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं बतलाता तो अब आपके सामने बड़ी दिक्कत होती, सीधी बात करने पर, भाई ऐसी क्या स्थितियां बन गई थी। क्योंकि इस दौर में राजपूत सामंतों ने अपने विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने सम्मान की पुनः बहाली के लिए राजपूत नरेशों को अपने दबाव में लाने के लिए धन देकर मराठा सरदारों को बुलाया। प्रतिकार में प्रतिक्रिया स्वरूप राजपूत नरेशों ने भी प्रतिद्वंदी मराठा सरदारों को अपने यहां बुलाया। तो संपूर्ण राजपूताना इस समय मराठा आक्रमण, पिंडारी लूटपाट, धन की मांग और उससे उत्पन्न दुष्परिणामों का शिकार, दरबारी षड्यंत्र, गुटबाजी और कई प्रकार का जो भाई भतीजावाद था वो अब संदेह की दृष्टि से स्वजातीय बंधुत्व देखा जाने लगा और हर व्यक्ति आपको शक के दायरे में आ गया। हर व्यक्ति के अंदर आपको राजद्रोह, गद्दार, विश्वासघात पूरी तौर पर संपूर्ण राजपूताना उस दौर में आ गया। अब राजपूत नरेशों को स्पष्ट लग गया कि हमारे शत्रु असल में कौन है, मराठा, क्योंकि वो हमारे यहाँ आकर लूटपाट कर रहे हैं। और इस दौर में मराठों का युद्ध किससे चल रहा है? अंग्रेजों से। समझ में आ रही बात? तो हमारे शत्रु मराठा, अंग्रेजों के शत्रु मराठा, इसका मतलब हमारे और अंग्रेजों के बीच में मित्रता स्थापित हो सकती है। शत्रु आपका मित्र होता है। इसलिए राजपूत नरेशों ने अंग्रेजों की तरफ हाथ आगे बढ़ाए, राजपूत नरेशों ने। लेकिन अंग्रेज मराठाओं से युद्ध में इस कदर मात खा रहे थे, इस कदर पिट रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके संसाधन लूट रहे थे। मराठा उनको बुरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, पेलना रेलना, पूरा अस्मिता, पूरा ब्रिटिश ढांचा, अस्तित्व जो था भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो खतरे में आ गया था। उसके अस्तित्व का प्रश्न उठ खड़ा हुआ था 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। तो राजपूत नरेश तो जो पहले ही मराठों से दबे हुए थे, मरे हुए थे, वो तो स्वाभाविक तौर पर अंग्रेजों की तरफ सहायता बढ़ाएंगे। लेकिन अंग्रेज अपने संसाधनों को मराठों से भटकाकर राजपूताना की तरफ नहीं लगाना चाहते थे। वो इस स्थिति में नहीं थे, वो पूरी तरह पर फोकस्ड थे इस समय मराठा आक्रमणों के प्रति, क्योंकि उनकी पूरा अस्तित्व दांव पर लगा हुआ था। अतः जोधपुर नरेश विजय सिंह जी ने गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स को जो संधि प्रस्ताव भेजा उसे स्वीकारा नहीं गया। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने जो संधि प्रस्ताव भेजा अंग्रेजों को, वो स्वीकारा नहीं गया। तो इस दौर में, स्पेशली 1781 से लेकर 99 के दौर में, याद रखिएगा, क्योंकि गवर्नर जनरल जो है इस दौर के अंदर कौन कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का गवर्नर जनरल बोल रहा हूं मैं, भारत का नहीं, एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन दोनों गवर्नर जनरलों ने जयपुर एवं जोधपुर, याद रखिएगा, जयपुर एवं जोधपुर, जोधपुर नरेश विजय सिंह राठौड़ और जयपुर नरेश प्रताप सिंह कछवाहा के द्वारा जो संधि प्रस्ताव भेजे गए, उनको एक तरह से उपेक्षित कर दिया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अतः प्रथम चरण के अंदर इस बात को समझिएगा, याद रखिएगा कि जो संधि प्रस्ताव, सहायक संधियों वाली बात थी, वो पूरी तौर पर असफल रही, वो बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन आप ये कहेंगे कि इस प्रथम चरण में पहली बार जो संधि प्रस्ताव भेजा गया था, वो भेजा गया था जोधपुर महाराजा विजय सिंह राठौड़ के द्वारा, जिसे कवि राजा श्यामल दास ने मारवाड़ का जहांगीर भी कहा है। और विजय सिंह जी की जो पासवान थी गुलाब राय, उसे मारवाड़ की नूरजहां भी कहा जाता है। यह भी बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है, याद रखिएगा, आपके काम आएगा। और यहां पर जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने EIC को मराठों के विरुद्ध सहायता देने का और सहायक संधियां स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा।
लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इस स्थिति में नहीं थी कि वो इन प्रस्तावों को स्वीकार कर सके, इसलिए उन्होंने इन सहायक संधियों के मसवदे को, प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया, लगभग उपेक्षित कर दिया। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राजपूताने का प्रथम नरेश जिसने EIC को अप्रोच किया मराठों के विरुद्ध सहयोग देने का और अंग्रेजों का सहयोग मराठों के विरुद्ध लेने का, वो थे जोधपुर महाराजा विजय सिंह राठौड़, जिन्हें कवि राजा श्यामल दास ने मारवाड़ का जहांगीर कहा है। आपकी प्रिय पासवान विजय सिंह जी की थी गुलाब राय, जिसे कवि राजा श्यामल दास ने मारवाड़ की नूरजहां भी कहा है। दूसरे जो नरेश थे वो थे जयपुर के सवाई प्रताप सिंह। याद करिए, तुंगा युद्ध और पाटन युद्ध मराठों के विरुद्ध लड़ा था। हवा महल का निर्माण आपने किया था, आपने ही जयपुर संगीत सम्मेलन का यहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया था, आपको ब्रज निधि के नाम से भी जाना था। ये वही सवाई प्रताप सिंह हैं, इस बात को याद रखिएगा, जिनके प्रताप बाईसी नामक 22 विद्वान जिनके दरबार में थे। लेकिन EIC ने इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये कारण मैंने आपके सामने रख दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में, इस एपिसोड में जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो अब दोबारा वही वाली बात है, यदि आपकी उड़ान ऊंची है बड़े कॉम्पिटिशन्स की, जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव की तरफ भी आगे बढ़ना पड़ता है, तब तो आपको पूरा अध्याय का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ठीक से समझ में आ गई होगी, एक समझ आपकी डेवलप हुई होगी। अगले सत्र में मैं आपसे द्वितीय चरण में क्या हुआ, तृतीय चरण में जाकर क्या हुआ, क्या क्या मूल कारण थे। तो प्रथम चरण के तो कारण स्पष्ट हैं कि राजपूत नरेशों ने मराठा आक्रमण और पिंडारी लूटपाट से घबराकर अंग्रेजों को सहयोग देने और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए संधियों के प्रस्ताव भेजे। लेकिन अंग्रेज स्वयं मराठों से मार खा रहे थे, तो उन्होंने इन संधियों पर ध्यान नहीं दिया। अगले सत्र में हम द्वितीय चरण जो 1803 से 5 का है और तृतीय चरण जो 1817 से लेकर 1818 का है की तरफ ध्यान देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।